नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Complaint Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है, आपको पता है हमने लास्ट सेशन जो लिया है वो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को लेकर हमने एक लास्ट सेशन लिया था। उससे आगे जो हमारा सेशन है वो लाहौर अधिवेशन को लेकर अब हमारा आधुनिक इतिहास में सेशन बनता है। ठीक, अब लाहौर अधिवेशन क्या था। कांग्रेस का प्रति एक वर्ष एक वार्षिक अधिवेशन होता था। उसकी जगह जगह पर हर देश में अलग अलग स्थानों पर इस अधिवेशन को किया जाता था। इसका पर्पस ये था कि पूरे देश की जानकारी इकट्ठा करना और पूरे देश की जानकारी इकट्ठा करने के बावजूद पूरे देश में अपने अभिभाषणों को व्यक्त करना, अपने भाषणों को व्यक्त करना। इस तरीके का कुछ अधिवेशन हुआ करते थे, जिसमें कांग्रेस के वो व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ करता था और वो भी अधिवेशन की अध्यक्षता करते थे, और कुछ युवा वर्गों को भी कांग्रेस में भागीदारी मिलती थी, जिसके चलते और लोग प्रेरित होते थे कांग्रेस के तरफ अग्रसर, यानी कांग्रेस में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो उसी चीज़ पर अगर हम थोड़ा विचार करें तो आज जो हमारा सेशन है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों बना, थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये थी कि नेहरू रिपोर्ट जब आई, तो नेहरू रिपोर्ट जो आई तो वो आई थी 1928 को नेहरू रिपोर्ट। अभी नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, इसके पीछे एक रीज़न ये था कि 1919 में एक 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था। इसके बाद में 1919 में एक आपका माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था। तो उसके ही माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन में थी, जिसे अनुदार दल क्या कहते थे, हिंदी में अनुदार दल कहते थे, वह लोगों ने सोचा कि चलिए आप 1919 का चार्टर अधिनियम जो आया था आप उसकी जांच करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारी घटनाक्रम, बहुत सारे जो तथ्य थे वह ऐसे थे कि अंग्रेज़ों को मजबूरन साइमन कमीशन 2 साल पहले लाना पड़ा। उसके पीछे हम कल की वीडियो में बता चुके हैं कि चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड, HRA की स्थापना, HSRA की स्थापना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। ये हमने कल तक के सेशन में कर दिया। तो बात करते हैं ऐसा कि क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई तो उसमें एक डोमिनियन स्टेट की बात करी गई, जिसके लेकर मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया। और अगर देखा जाए तो अंततः युवा वर्ग जो था कांग्रेस का, उसने भी इस चीज़ का विरोध किया और काफ़ी अच्छे लेवल से विरोध किया। और वो विरोध क्या हुआ कि अगला अधिवेशन जो था वो लाहौर में होना था, लाहौर में अधिवेशन होना था। अब लाहौर में अधिवेशन होने का मतलब क्या था कि दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन तो कहाँ हो रहा था, लाहौर में। अब देखिए, दिसंबर 1929 का अधिवेशन कहाँ होने वाला था, लाहौर में अधिवेशन होने वाला था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। ठीक है, इसका पहले तो अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी, वो की गई थी महात्मा गांधी को। परंतु महात्मा गांधी ने अपने स्थान पर युवा वर्ग, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया। अब इसका अध्यक्ष बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि नेहरू रिपोर्ट जो थी मोतीलाल नेहरू की थी। तो मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी, यानी कि नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे, पापा जी जो थे, इनके रिपोर्ट को युवा वर्ग, कांग्रेस का जो युवा वर्ग था, इन्होंने ही अस्वीकार कर दिया था कि हमें अब जो है डोमिनियन स्टेट का जो है अब ज़माना नहीं रहा। अब डोमिनियन स्टेट का ज़माना नहीं रहा है और अब जो ज़माना है वो है पूर्ण स्वतंत्रता का। तो कहने का मतलब ये लाहौर अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर किस चीज़ की हुई, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, अब ये इसको जो अधिवेशन किया गया वो मैं बताऊँ, थोड़ी सी कंफर्म डेट बता दूँ, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, ये लाहौर में इस अधिवेशन के साथ क्या था कि रावी नदी के तट पर जो था पूर्ण स्वराज किसकी मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब ये वाला अभी तक क्वेश्चन आ जाता है कि किस अधिवेशन में जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारा गया था, किस अधिवेशन में
नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकारा गया था। ठीक है, तो वो थी आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक, जिसकी अध्यक्षता किसी ने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई वो कहाँ पर की गई? ये अब देखिए यहाँ क्या हुआ था कि रावी नदी पर इन्होंने 31 दिसंबर की रात को, मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर क्या करा? पूर्ण स्वराज के साथ साथ झंडा यानी कि स्वाधीनता के साथ साथ पूर्ण स्वाधीनता यानी क्या? पूर्ण स्वाधीनता का झंडा, पूर्ण स्वाधीनता का झंडा फहराया। ठीक है, और वहाँ पर नारे दिए गए, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरीके के नारे जो है वहाँ पर दिए गए। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम, ऐसे नारों के बीच में जो है रावी नदी पर, जो है रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को क्या कर दिया गया? यहाँ पर झंडा जो है फहरा दिया गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्वतंत्रता का झंडा जो फहराया गया था 1906 में फहराया गया था। ठीक है, 1906 में, परंतु ये इस जहाँ जो था वो पूर्ण स्वाधीनता का, किसका? पूर्ण स्वाधीनता का झंडा फहराया गया। ठीक है, और बताया गया सब लोगों को बताया गया कि अब जो है नेहरू रिपोर्ट यानी डोमिनियन स्टेट का टाइम नहीं है। अब नेहरू मतलब किसका? डोमिनियन स्टेट का टाइम नहीं है, अब है हमारा पूर्ण स्वराज का, यानी कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरीके से चलते कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसने तय कर दिया, कार्यकारिणी समिति ने एकदम तय कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यानी कब? 26 जनवरी 1930 को। चाहो तो इस बात को लिख सकते हो, 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये बात इसमें कह दी गई। ठीक है, और एक और बात कि प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है क्या मनाया जाया करेगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाया करेगा। ठीक है, क्या मनाया जाया करेगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। तो देख लीजिए, संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसी वजह से उन्होंने वो 1930 में निर्धारित कर दिया गया था कि 1930 से ही हम लोग क्या प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे आगे तक। ठीक है, और यहाँ पर ही कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की परमिशन दे दी थी। अब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की जो मतलब होता है वो होता है सिविल नाफरमानी। क्या होता है? सिविल नाफरमानी। तो ये वाली परमिशन जो दी वो किसने दी? वो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने दी। तो ये बताइए, लाहौर अधिवेशन था, आपको थोड़ा सा बात समझ में आ गई होगी। लाहौर अधिवेशन से बात जो है आपको समझ में आ गई होगी लाहौर अधिवेशन क्या था। ठीक है, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि क्या था ये। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसके देखिए क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की घोषणा की गई। वार्षिक अधिवेशन की घोषणा की गई और कहाँ पर की गई? लाहौर में। कहाँ पर की गई? लाहौर में। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष जो बनाया किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसके स्थान पर? गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी को बनाया जाना था, परंतु गांधी जी ने क्या किया? युवा। अब एक तरफ जो था वो युवा वर्ग था, कांग्रेस का युवा वर्ग था, जिसने नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और इसके स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी पूर्ण स्वराज क्या गया? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 31 दिसंबर 1930 को, फिर 1929 को रावी नदी तट पर
झंडा फहराएगा, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक क्या, झंडा, झंडा फहराया गया। और कैसे कैसे नारे दिए गए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, और आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ऐसे जो है नारे भी दिए गए। और इतना काम किया गया। और यहाँ पर क्या करा कि कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति, कौन सी समिति, कार्यकारिणी समिति, कौन सी समिति, ठीक है, कार्यकारिणी समिति कहाँ की, कांग्रेस की, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 26 जनवरी 1930 को एक फैसला लिया। 26 जनवरी 1930 को एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस। और प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा, ये कुछ किया गया। और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी जी को परमिशन दे दी कि आप सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जैसा जो है एक आंदोलन छेड़ सकते हो। अब इसी बीच में क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि बाद में छेड़ेंगे, पहले अपनी बात रख कर देख लेते हैं, पहले हम अपनी बात रख कर देख लेते हैं कि क्या ब्रिटिश सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं मानेगी, ठीक, क्या हमारी ब्रिटिश सरकार हमारी बातों को मानेगी या नहीं मानेगी, ठीक है। अब उन्होंने इस बीच में क्या आया कि आपने कई बार एग्जाम में पढ़ा होगा, कई बार आप एग्जाम देखा होगा, गांधी जी की 11 सूत्रें मांगी। किसकी, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। कई बार आपने एग्जाम में ये पढ़ा होगा। तो 11 सूत्रीय मांगे जो है वो किसके सामने रखी, पहले तो बात ये थी। तो ये एक तरफ क्या क्या थे, एक तरफ गांधी जी थे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो थे वर्सेस, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो थे वो कौन कौन थे, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन थे, पीएम ब्रिटिश के रैमजे मैकडोनाल्ड थे। दूसरे व्यक्ति जो थे वो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। अब एक तरफ जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे और एक जो थे गांधी जी थे और इरविन। इन्होंने, गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। और 11 सूत्रीय मांगे क्या रखी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 11 सूत्रीय मांगों में से थोड़ा इंक डाल देता हूँ इतना। उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अंततः क्या हुआ, उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे रखी। कब मांग रखी, 5 दिन बाद ही। 5 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के सामने जो है अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखेंगे, ठीक है। अब एक और बात समझिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहाँ से ही आता बनकर कि जिस समय पर गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो वो 11 सूत्रीय मांग क्या थी, तो देखिए पहली मांग जो थी वो क्या थी हमारी, थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहली मांग जो थी, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जरा, ये क्या था कि जो हमारे सिविल सेवा थी, ठीक है, एक तो सिविल सेवा थी आपकी, ठीक है, और एक सेना का व्यय, किसका, सेना का व्यय जो है ये कम किया जाए। दूसरी मांग जो थी, यानी पहला क्या, ये कम किया जाए, यानी कि जो सिविल सेवा जो थे वो ब्रिटिश ही शामिल थे इस टाइम पर, और सेना का जो व्यय है वो कम किया जाए। दूसरा जो था, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। दूसरी क्या था, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। तीसरा जो यह मांग थी वो थी पूर्ण शराबबंदी, तीसरा भी लिया था, यानी कि तीसरी मांगे ये थी, यानी इंपॉर्टेंट तो ज़्यादातर यही होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई। चौथा जो था वो क्या था, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, ये था राजनीतिक बंदियों की रिहाई, चौथी मांग। पांचवी मांग अगर हम यहाँ देखें तो आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, यानी क्या, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया गया, ठीक है। अगर हम छठी मांग देखें कि छठी मांग क्या थी, तो छठी मांग यहाँ पर क्या थी कि जो भारतीय आत्मरक्षा के लिए
आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस जारी। सातवीं मांग जो थी यहाँ पर, सातवीं मांग ये थी हमारी कि रुपया और स्टाइलिंग जो इंग्लैंड की मुद्रा होती थी, रुपया और स्टाइलिंग का जो अनुपात है वो कम किया जाए। ठीक है, वस्त्र उद्योग में संरक्षण प्रदान किया जाए। यानी 8वीं क्या थी, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। 9वां जो इसमें मांग थी वो थी भारतीय समुद्री तट पर केवल भारतीयों का अधिकार हो, यानी कि समुद्री तट पर भारतीयों का अधिकार, पर किसका, भारतीयों का अधिकार हो। ठीक है, 9वां जो था, सॉरी 9वां तो हो गया, 10वां जो था हमारा वो था भूमि कर में कटौती। यानी क्या होनी चाहिए, भूमि कर में कटौती होनी चाहिए। और अगर 11वें की हम बात करें तो नमक कर पर सरकारी का अधिकार समाप्त होना चाहिए। यानी कि नमक कर पर सरकारी एक अधिकार समाप्त होना चाहिए। आप इसको नोट करो, मैं ज़रा देख लेता हूँ कि आपका ज़रा क्लास ठीक चल रही है नहीं चल रही। ठीक है बेटा, और सभी को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, तो ज़रा अच्छे से एक बार देख लीजिए क्या है, क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही है। ठीक है, देखिए क्या था, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ कि कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में जो है एक अधिकार दे दिया गांधी जी को। गांधी जी अगर आप चाहो तो एक आप असवन्य आंदोलन छेड़ सकते हैं। तो गांधी ने सोचा कि देखिए जो काम बड़े प्यार से हो सकता है तो उसे हिंसा से करने से कोई दिक्कत है नहीं, और उससे पहले आंदोलन छेड़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश सरकार से, क्या है कि हमारी बात ब्रिटिश सरकार मानती है या नहीं मानती है। कहा ठीक है, जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर प्यार से काम निपट जाए तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने 11 सूत्रीय मांग कह सकते हैं इन्हें गांधी जी की क्या कहते हैं, 11 सूत्रीय मांग। अब ये कब रखी थी इन्होंने, 31 जनवरी 1930 को रखी। कब रखी, 31 जनवरी 1930 को इन्होंने जो है ये अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी। ठीक है, किस किस के बीच में, गांधी जी अब वर्सेस रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन, इन दो के बीच में रखी। इन्होंने पहली मांग जो रखी वो रखी सिविल सेवा व सेना का व्यय जो है कम होना चाहिए। यानी कि जो सिविल सेवा में लगे हुए लोग हैं उनका वेतन कम होना चाहिए, और सेना का व्यय जो है, सेना के खर्च में पैसा कम उठना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि देश के विकास में वो काम जो है, वो पैसा जो है देश के विकास में लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा ना हो, देखो आप भी ऐसा मत करना कभी होली के चक्कर में आप पढ़ाई भूल जाओ। ठीक है, या त्यौहार मनाने चाहिए, त्यौहार जो है मनाने चाहिए, सही बात है, त्यौहार ही मनाने चाहिए। और परंतु यह है कि हमारा करियर भी सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए अपने आप को। क्यों, क्योंकि अगर करियर बढ़िया है, करियर अगर बन गया आपको, तो हर बार त्यौहार मनाओगे, अच्छे से मनाओगे, धूमधाम से मनाओगे। और भी क्योंकि तुम्हें पता है बेरोजगार इंसान जो होते हैं ना, उनका कोई त्यौहार नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका त्यौहार जो होता है ना वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी में निभाया जाता है। और जो रोजगार होते हैं ना, उनका नहीं भी त्यौहार हो तो डेली त्यौहार होता है। ठीक है, त्यौहार जो होता है वो डेली होता है उनका, समझिए। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि बेरोजगार आदमी की कोई शादी नहीं होती। जब बेरोजगार आदमी की शादी होती है ना, तो उसमें गाना चलता है, तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया, आया को तुम समझते हो, आगे तुम समझते हो, खुद समझदार हो। और जो रोजगार बंदे की जब शादी होती है ना, तो उसमें केवल एक ही गाना चलता है, बार बार रिपीट हो गए, मेरे यार की शादी है। ठीक है, और जब होता है ना वो बेरोजगार की तरफ गाना चलता है, बेरोजगार की शादी होती है तो उसके शादी में गाना चलता है, तेनू घोड़ी किसने चलाया, तो उसकी तरफ कोई इशारा करते हैं, तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया। इस तरीके से वो लोग सभी सारा उसी की तरफ करते हैं, उसे बताते हैं भाई क्यों कर लिया इतना तूने, जब अभी तक भरण पोषण अच्छे से कर नहीं सकता था। चलिए वो बात बनती रहेगी, आगे देखिए क्या था। तो गांधी जी ने भी क्या कहा कि आप सिविल सेवा और सेना के व्यय में जो है खर्च कम करिए। ठीक है, और जो है आपका डाक आरक्षण बिल जो है उसे पास करिए, डाक आरक्षण बिल जो है समाप्त करिए, पूर्ण शराबबंदी करिए, यानी पूर्ण शराबबंदी। अब ये क्यों, क्योंकि युवा वर्ग जो थे, अगर शराबबंदी नहीं होती तो सारे युवा जैसा आज के टाइम में देखें सब लोग जो है शराब की तरफ ज़्यादा टूट पड़े हैं। ठीक है, युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रही है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों से विनती करता हूँ कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसा करिए कि अपने आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको समझाइए, उनको थोड़ा सा इसमें कहिए कि भाई नशा करना मतलब गलत है, स्वास्थ्य के लिए तो पता ही है, एकदम मौत ही लिखी होती है पूरी। नशे से व्यक्ति का जो है माइंड जो होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है,
समझिए, माइंड जो होता है ऑटो कंट्रोल हो जाता है। तो गांधी जी को समझदारी थी कि वो पढ़े हुए थे, वो उनको पता था कि अगर ज़्यादा ड्रिंक करेंगे, कोई अगर शराब बिकेगी तो सब लोग जो है जिनको जानकारी नहीं है वो लोग शराब की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप शराबबंदी के लिए, क्यों, ये एक अमीरों का काम है, बहुत बड़े अमीर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेली में डाइट मतलब हल्का फुल्का लिया उनको, जिससे कि उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और जो गरीब लोग होते हैं ना, वो या तो पियेंगे ही नहीं, और पियेंगे तो इतना पियेंगे बहुत पियेंगे। जैसे कि पता चल रहा कि पहले तो वो कभी पीता नहीं है, जब पीना शुरू करा ना तो नाली में पड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है, कीचड़ में नहीं पता उसको क्या होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा था कि राजनीतिक बंदी जो है उनको रिहा किया जाए, और आपराधिक गुप्तचर विभाग है उसमें सुधार किया जाए। आत्मरक्षा के लिए जो हथियार रखे जाते हैं उनमें आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस जारी किया जाए, कि कोई व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकता है, परंतु उसका एक लाइसेंस इशू होना चाहिए, ठीक है। रुपया स्टाइलिंग, जो स्टैम्प ब्रिटेन की मुद्रा होती थी, रुपया और स्टाइलिंग, ठीक है, इसके अनुपात को कम किया जाए। वस्त्र उद्योग में संरक्षण दिया जाए, यानी कि वस्त्र का उद्योग जो कर रहे हैं उनको जो है संरक्षण उनको आगे बढ़ाया जाए, और ठीक है। समुद्री तट पर केवल भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, समुद्र तट पर जो है आपका क्या होना चाहिए, केवल भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में भूमि कर में कटौती, क्या होना चाहिए, भूमि कर में कटौती, जो भूमि पर टैक्स जाता है उसमें कटौती की जाए। नमक कर हटना चाहिए, और नमक कर पर केवल सरकार का एक अधिकार समाप्त होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सरकार ही केवल नमक का उत्पादन करेगी, सरकार ही नमक का मतलब नमक को लेगी, ठीक है, या नमक का उपभोग करेगी, उत्पाद करेगी, तो ये सबको अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से जो 11 मांगे पूरी करी। अंततः ये हुआ कि इस सारी 11 समिति, कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, और अंततः हुआ ये कि इन 11 सूत्रीय मांगों पर ना सरकार ने, ना वायसराय ने, ना ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ना उसने, ना बैठी ब्रिटेन की संसद ने, ठीक है, किसी ने भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं करी। उन्होंने सोचा ऐसी बात है बस कर दी होगी, इतने में क्या रखा। अंततः ये हुआ कि 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में, कब, 14 फरवरी, कब याद रखना, 14 फरवरी और 1930 को, कहाँ पर, साबरमती में कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी ने सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। क्या कर दी, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी, चलाने की निश्चय कर दिया, और घोषणा कर दी कि अब जब ये हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो हमें तो निश्चित ही है कि अब सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक आप नोट करके लिखना, 11 सूत्रीय मांगों को द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में जो प्रस्तुत किया था इन्होंने, यानी इन 11 मांगों को कहाँ किस में प्रस्तुत किया था गांधी जी ने, यंग इंडिया में। तो यहाँ पर याद रखना, एक अखबार का नाम है यंग इंडिया में इन 11 सूत्रीय मांगों को जो है प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन आया था, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे जो है वो किस में प्रस्तुत की थी, तो किसके विरुद्ध प्रस्तुत नहीं की थी, ये याद रखना, किसने के कहाँ प्रस्तुत की थी, किस में प्रस्तुत की थी, तो प्रस्तुत की थी यंग इंडिया में, ठीक है। इस बीच में जो है आपका क्या हो जाता है, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आपको तो पता चल गया कि अब इसके बाद में क्या शुरू होगा, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, हमें जब तक किसी भी चीज़ की कड़ी का पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें किसी भी कड़ी का पता नहीं चलेगा तो शायद हमें इतिहास समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अब आपको पता चला लाहौर अधिवेशन के बाद में क्या हुआ। लाहौर अधिवेशन के बाद में क्या था कि लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की परमिशन दे दी थी। अंततः हुआ क्या कि गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी, 11 मांगे रखी, परंतु ऐसा हुआ थोड़ी 11 मांगे मानी नहीं। उन्होंने सोचा होगा कोई गांधी, ऐसे तो कोई भी कितने कुछ बोल सकता। उन्होंने ये नहीं देखा गांधी जो है वो क्या है, एक गांधी क्या है। गांधी जो है एक शक्ति है, अहिंसा की एक शक्ति है जो सबको एकजुट कर सकती है, और उसी एकजुटता के लिए क्या अच्छा शुरू करा, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, 1930 में ये शुरू किया गया, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। और कब किया गया, 1930 में, ठीक है भाई। अब क्या था, 11 सूत्रीय मांगे ना माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा गांधी जी ने। पहले थोड़ी सी बात समझिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक सेकेंड। क्या हुआ, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के ना मानने पर इरविन को एक बार पत्र लिखा कि चलो ठीक है,
एक बार पत्र लिख के देख लेते हैं कि क्या होता है। उन पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। गांधी ने लिखा मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई, इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। तो अब बताइए कि ये क्या बात थी। गांधी जी ने कहा कि मैंने प्यार से आपसे मांगा था, परंतु आपने हमारी बात को सुना नहीं, और अब हम इससे ज़्यादा इंतजार करेंगे नहीं, और इंतजार करेंगे नहीं। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को कब 12 मार्च 1930 को ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन यानी कि सत्याग्रह जो है शुरू कर दिया। सत्याग्रह शुरू कर दिया, और कहाँ से कर दिया? साबरमती से। मैं ये भी लिख देता हूँ कहाँ से शुरू कर दिया, साबरमती से। ठीक है भाई, साबरमती से जो है इन्होंने ये शुरू कर दिया। ठीक है, साबरमती से इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, और साबरमती शुरू करने के बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और गांधी जी साबरमती आश्रम से इनका कहाँ पर, साबरमती में एक आश्रम था, तो कहाँ से? साबरमती आश्रम से अपने कितने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, कितनी 240 मील की यात्रा, 240 मील की लंबी यात्रा जो है, 240 मील की लंबी यात्रा इन्होंने शुरू की। ठीक है, और ये यात्रा करते करते जो है ये एक बहुत बड़ा संग्राम बन गया। और 5 अप्रैल 1930 को कब, थोड़ा सा इधर देखो, 5 अप्रैल 1930 को ये गुजरात तट पर कुछ स्रोतों में जो है, कुछ स्रोतों में यहाँ पर 241 मील भी दिया हुआ है, कुछ स्रोतों में जो है 241 मील भी दिया है। ठीक है, और मतलब क्या हुआ कि 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के तट पर पहुंचकर जो है दांडी गांव पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे? दांडी गांव। और इसका नाम जो दिया गया वो क्या दिया गया? दांडी मार्च। क्या रखा गया? दांडी मार्च। नाम जो रखा गया इसका क्या रखा गया? दांडी मार्च इसका नाम रखा गया। और 6 अप्रैल को, कब भैया? 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। क्या कर दिया? नमक कानून तोड़ दिया। अब आप ये बताइए नमक कानून क्यों तोड़ा? सबसे पहली बात यह है कि इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नमक कानून तोड़ा, अब ऐसी इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए? बहुत बेसिक जानकारी मैं थोड़ी बता देता हूँ। गांधी जी का मानना ये था कि जो प्रतिदिन उपलब्ध होने वाली चीज़ थी, मतलब क्या, गांधी जी नमक का कानून पहले क्यों शुरू किया? देखिए क्या, अंग्रेजों की एक मंशा थी कि डेली नमक होता था, ये प्राकृतिक देन थी और डेली नमक की जो है पैदावार हो रही थी। तो नमक पर उन्होंने लगा रखा था कर। अब भारतीयों को नमक चाहिए था, सब्जी खाने के लिए सब में नमक की ज़रूरत थी। ठीक, तो गांधी जी ने अंग्रेज क्या करते थे कि जितना नमक पर टैक्स नहीं मिलता था, तो उस नमक को जो है वो बेकार कर देते थे, उसे नष्ट कर देते थे। क्या कर देते थे? उसको नष्ट कर देते थे। समझ गए? अब इस चीज़ का गांधी जी को पता था, गांधी जी ने सोचा यार ये तो बहुत गलत बात है। एक तो ये कि नमक आदमी लेगा क्यों? क्योंकि नमक पे जो कर लगा रखा था वो 14 गुना लगा रखा था, यानी नमक की कीमत का 14 गुना कर लगा रखा था। तो गांधी जी को लगने लगा कि नमक की कीमत का 14 गुना अगर कर है लगा हुआ, तो इसे खरीदेगा कौन? जब नहीं खरीदा जाता था तो बहुत जो नमक बच जाता था उस नमक को क्या करते थे? उस नमक को वो नष्ट कर देते थे। अब अगर किसी चीज़ को प्रकृति दे रही है आपको, गांधी जी ने सोचा कि इस चीज़ का एहसास किया कि अगर किसी चीज़ को प्रकृति दे रही है आपको, ठीक है, और वो हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और उसे बार बार नष्ट करते जाएंगे, तो इस तरीके से तो उसकी नीड, हमें उसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी बहुत। समझ गए? वो हमारे पास स्टोर होगा नहीं, तो फिर बाद में क्या होगा? उसकी कमी पड़ती रहेगी। तो इस चीज़ को देखकर उन्होंने सोचा कि सबसे पहला तो ये कि ये चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ है और डेली बेस इसे यूज किया जाएगा। पहले इसी को अपने अधिकार करें जाए, क्योंकि जब तक आदमी को खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा कुछ, तो कैसे करेगा आंदोलन, कैसे करेगा संघर्ष? तो सबसे पहले उन्होंने नमक को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ नहीं थी। ये कहती है प्रकृति ने हमें दिया था। ये हमें क्या दिया था? प्रकृति ने दिया था, समुद्र ने दिया था हमको। तो समुद्र किनारे पहुँच के इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया और इसी को क्या करा, वहाँ पर मुट्ठी भर नमक उठाकर जो नमक कानून तोड़ दिया। अब सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान को नेपोलियन के
नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले मार्च से तुलना की, जिसे हम कहते हैं रोम मार्च। तो नेपोलियन के रोम मार्च से तुलना की सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन के रोम मार्च से तुलना किसने की, दांडी मार्च की, तो किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की। अगर थोड़ी सी और बात करके देखें इससे, तो ये तो बात पता चलेगी नमक सत्याग्रह क्या हुआ। ये बात अब हमारी समझ में आ गई कि नमक सत्याग्रह क्या हुआ। इतनी बात समझ में आ गई है ना आपको भाई, इतनी बात समझ में आ गई। नमक सत्याग्रह इसके असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहली घटना क्या देखी हमने, नमक सत्याग्रह। क्या देखी सबसे पहली घटना, नमक सत्याग्रह। ठीक है, कब शुरू किया था, 12 मार्च 1930 को। कब ख़त्म किया, 6 अप्रैल 1930 को। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे, 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, कितने मील, 240 या 241 मील की कैसी पैदल यात्रा शुरू करी। ठीक है, और क्या तोड़ा, नमक कानून। ठीक है, और कहाँ से शुरू करी थी, ये साबरमती आश्रम से। और कहाँ पर ख़त्म करा, कहाँ पर पहुँचा, दांडी मार्च, यानी कि दांडी गांव कहाँ का, गुजरात का। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी थी। ठीक है, ये वाली आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसको चाहो तो नोट कर लो, आप चाहो तो इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है भाई, चाहो तो इसको नोट कर लो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ जो इसी आंदोलन से संबंधित जो गतिविधियाँ थे उन्हीं के रिलेटेड, यानी कि इसी आंदोलन से संबंधित जो है गतिविधियाँ और क्या थी। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, मैं ना तो आपको ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ और केवल मैं वही बातें बता रहा हूँ केवल एग्जाम में जो सीधी आपको एग्जाम में आ जाए। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी बात है नहीं। तो हम बात कर सकते हैं नोट इन पॉइंट में। हम बात क्या कर सकते हैं, नोट इन पॉइंट। हम किधर बात कर सकते हैं, नोट इन पॉइंट में बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आप कॉपी पेन उठा लीजिए अपना। सबसे पहले बात यह है कि समूचे भारत में फैल गया था। कहाँ फैल गया था, समूचे भारत में। अगर हम बात करें तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने, कहाँ पर, तमिलनाडु में कहाँ पर शुरू करा, किसने, तमिलनाडु ने सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्होंने नमक सत्याग्रह में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, दूसरी मालाबार तट पर जो है पन्नौर तट पर नमक यात्रा हुई। आंध्र प्रदेश में शिवसेना ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी बतौर अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो है इस चीज़ के जो है बढ़िया तरीके से जो है आंदोलन को आगे बढ़कर जो है काम शुरू किया गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, मणिकलाल, ठीक है, इमाम साहब, हजारों ने, यानी किसने, सरोजिनी नायडू, ठीक है, और इमाम साहब, मणिकलाल, इन लोगों ने भी जो है नमक सत्याग्रह में जो है अहम भूमिका निभाई। अगर हम बात करें, अगर जनजातीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, जनजातीय क्षेत्र में, तो 13 वर्ष की एक युवा नागा महिला, यानी कि 13 वर्ष की एक महिला थी, 13 वर्ष की एक युवा कौन, नागा महिला, जिनका नाम मैं आपको लिखने वाला हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बहुत ज़्यादा। उनका नाम जो था वो नाम था रानी गेडियन लू। ये कौन थी, रानी गेडियन लू। ठीक है, ये थी, इन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, रानी की यहाँ पर उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी भाई, रानी की उपाधि दी गई थी। तो हमने इतनी सी बात यहाँ से थोड़ी सी सीख ली है। इतनी बात यहाँ से आप इतनी सीख ली है। अब पहला आप ये देखिए कि इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो इसने इस तरीके से जो है ये नमक सत्याग्रह आगे बढ़ा और अंग्रेज़ों ने जो है अंग्रेज़ों की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। ठीक है, अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी। अब अंग्रेज़ों ने क्या काम करा, कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो वो कहाँ पर की थी, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन वालों ने जो पूरे भारत में जो साइमन कमीशन लेकर गया वहाँ से, ठीक है, उसी के तर्ज पर जो है गोलमेज सम्मेलन करने शुरू किए यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो शुरू होने वाला है वो कौन सा शुरू होने वाला है, अब वो हम जो बात करने वाले हैं वो गोलमेज सम्मेलन बात करने वाले हैं। किस पर, गोलमेज सम्मेलन में।
किस पर? गोलमेज सम्मेलन में बात करने वाले हैं। अब कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे भाई? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था? 1930, दूसरा कब हुआ था? 1931, तीसरा कब हुआ था? 1932। ठीक है, तो कब हुआ था? प्रथम अगर बात करें तो प्रथम हुआ था 1930 में, और द्वितीय जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में, और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इनकी बात जो है हम नए सेशन में करेंगे कल। ठीक है, और आपको अगर ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ और नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों टूटा, ठीक है, नमक सत्याग्रह, अब मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूँ। एक क्वेश्चन अभी आपको एग्जाम में पूछा गया था पीछे कि जिस समय पर लाहौर अधिवेशन हुआ था और झंडा फहराया गया था, उस समय झंडे के रंग कौन कौन से थे? तो झंडे के रंग यही थे, परंतु वहाँ पर अशोक चक्र नहीं था। उस समय पर झंडे में जो था अशोक चक्र नहीं था, वो क्या था? चरखे का निशान था। उस समय पर चरखे का निशान था, समझ गए? तो उस समय क्या था? झंडे पर चरखे का निशान था। इस बात को थोड़ा सा याद करना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।